नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। छोटी मंच की बड़ी आवाज पर आपका स्वागत है। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे आप देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। आज शुक्रवार है, मतलब इस हफ्ते का आखिरी एपिसोड है। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि पटियाल कुछ बड़े लोगों पर कुछ बड़ी बातें कहने जा रहा है। पहला परीक्षण आपराधिक कानून से आजाद राज्यपाल के पद का करूंगा क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर मॉलेस्टेशन के आरोप लगे हैं। राजभवन में काम करने वाली अस्थायी महिला कर्मचारी ने ये आरोप लगाए हैं। दावा है कि पक्की नौकरी मांगने गई तो मॉलेस्टेशन हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का दावा है कि महिला के साथ ये 2 बार हुआ, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 361 इस दावे और घटना दोनों को मिटा देता है। वो कहता है कि शिकायत पर ना तो एफआईआर होगी और ना ही अरेस्ट, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पटियाल राज्यपाल पद को मिली इस आजादी को खत्म करने की मांग करता है। मॉलेस्टेशन के आरोप में जब सांसदों पर एक्शन हो सकता है तो राज्यपाल को विशेष सहूलियत क्यों? दूसरा परीक्षण उस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का करूंगा जिसकी इम्यूनिटी से मजबूत होकर रेप के आरोपी सांसद विदेश चले गए। मैं कर्नाटक के कुख्यात टेप स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहा हूं। देश में पुलिस खोज रही है और वो विदेश चले गए। इससे उनका सबसे बड़ा मददगार बना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इस पासपोर्ट की पूरी ताकत आपको समझाऊंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि इस केस को 2023 में खुलने से किसने और क्यों रोक दिया। तीसरे परीक्षण में पटियाल बताएगा कि दिल्ली में नौकरी क्यों छीनी जा रही है। साथ ही यह सवाल भी पूछेगा कि नौकरी संकट का असली खलनायक कौन है। आज देश के उस दर्द का भी परीक्षण करूंगा जिसमें स्थायी काम के लिए अस्थायी नौकरी देकर नेता हीरो बन जाते हैं और बेरोजगार जीरो। अखिल भारतीय विश्लेषण है, पटियाल के साथ जरूर देखिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। आज का चौथा परीक्षण पटियाल की मुहिम की सफलता का होगा। बेबी फूड की एडेड शुगर पर भारत को क्या नई जानकारी मिली है वो भी आज आपको मैं बताऊंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। दरअसल कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद कहा, चुनाव के चलते अंतरिम जमानत की मांग पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बहस के लिए तैयार होकर आने के लिए कहा है। केजरीवाल की जमानत पर अगली सुनवाई 7 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसीलिए अदालत ने उन्हें अंतरिम जांच पर अपनी जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार करने को कहा। एएसजी ने कहा कि वो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा, हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, ये नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये अदालत ने साफ कर दिया। इस पूरे मामले पर मेरे साथ अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। अंकित, इसके अलावा और क्या क्या कहा है कोर्ट ने? और केजरीवाल के लिए तो मुझे लगता है कि इतना कहना ही अदालत के तरफ से एक राहत भरी खबर हो सकती है। बिल्कुल जगविंदर, देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए निश्चित तौर पर एक उम्मीद की किरण तो जरूर आई है आज की सुनवाई के दौरान, क्योंकि कोर्ट ने यह जरूर कह दिया है कि जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी यानी कि 7 मई को, तो उस दौरान ईडी से और अरविंद केजरीवाल के वकील से दोनों से कहा है कि वो अपनी ये तैयारी करके आए कि अगर कोर्ट कहती है कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने को तैयार हैं तो फिर उनकी दलीलें क्या होंगी। हालांकि ईडी के वकील ने जरूर कह दिया, जिस बात का आपने जिक्र किया कि हम अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि अभी हम देने नहीं जा रहे, अभी हम ये नहीं कह रहे कि हम सुनवाई करेंगे ही, लेकिन मुमकिन है कि 7 तारीख को हम उस पर सुनवाई करें। और ये क्यों महत्वपूर्ण है ये समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट में जब दलीलें दी जा रही थी तो अरविंद केजरीवाल के वकील ने दलील देते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव होने हैं और देश में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो एक तरीके से जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है चुनाव प्रचार करने की, वो उनसे मौका, उनका हक छीना जा रहा है। जिस पर कोर्ट ने पूछा भी कि दिल्ली में जो मतदान कब है, बताया गया 25 मई को, जिसके बाद में कोर्ट ने यह कहा कि
अगर ये जो याचिका है अरविंद केजरीवाल की, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, उसमें वक्त लगेगा, तो क्यों ना हम अंतिम जमानत पर विचार करें। अंकित, इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय और चुनाव का होना, इसको जोड़कर देख रहा है अदालत, इसका मतलब। देखिए, ये दलील लगातार अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, सबसे बड़े नेता, और ऐसे में जो एक चुनाव प्रचार के लिए जरूरी था उनको बाहर होना, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की लगातार बात कर रहे हैं और वो उनका हक छीना जा रहा है। यही बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही है और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आज की सुनवाई के दौरान यह जरूर कहा जा सकता है कि उस दलील से कुछ हद तक जो है एक तरीके से इत्तेफाक रखता हुआ नजर आया है। क्या 7 तारीख को जमानत मिलने के आसार हैं? अंतरिम राहत मिल सकती है केजरीवाल को? देखिए, अब तक आज की जो सुनवाई का अगर मैं एक संक्षेप में बात करूं तो हाँ, मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम उस पर सुनवाई कर सकते हैं और अंतरिम जो जमानत पर अगर सुनवाई होती है तो देखिए, ईडी तो जरूर विरोध करेगा, लेकिन एक रास्ता, एक उम्मीद की किरण अरविंद केजरीवाल के लिए जरूर खुल जाएगी 7 मई को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। आप आगे भी कोई भी अपडेट होगा तो देते रहिएगा। 7 तारीख को अपने दर्शकों को बाकी जानकारी भी देंगे कि क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर। अब पटियाला राज्य में तैनात राज्यपालों के कानूनी सुरक्षा कवच का परीक्षण करेगा। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर एक महिला ने मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया है। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन ना तो एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई अरेस्ट का सवाल है, क्योंकि इस पर संविधान की रोक है। हालांकि राज्यपाल को यह आजादी 1949 से ही प्राप्त है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन महिला के मॉलेस्टेशन के आरोप नए हैं। इसके बावजूद राज्यपाल पर कोई कानूनी एक्शन नहीं होगा। पटियाला को यह बात समझ नहीं आती। महिला मॉलेस्टेशन जैसे गंभीर आपराधिक आरोप पर राज्यपाल को कार्रवाई से छूट क्यों मिलनी चाहिए, यह बड़ा सवाल है हमारा पहला। हम एक देश में एक कानून की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोई पद कानून से मुक्त क्यों होना चाहिए? राज्यपाल की पावर से जो काम किए उसको शील्ड मिले, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन आपराधिक आरोपों में कवच क्यों? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम है सीवी आनंद बोस, आप सबको पता भी होगा। उन पर यह आरोप राजभवन की अस्थायी कर्मचारी ने लगाए हैं। पटियाला को समझ नहीं आता कि इसे घटना कहे या वारदात। वैसे कानून इसे कुछ भी मानने को तैयार नहीं, जैसे 24 मार्च को राजभवन के आरोप कहीं है ही नहीं, स्पेशल इम्यूनिटी से इरेज ही हो गए हैं। महिला का दावा है कि वो स्थायी नौकरी के निवेदन को लेकर राज्यपाल के पास गई थी जब उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। खास बात यह भी है कि महिला के दावे के मुताबिक राजभवन में उसके साथ ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार हुआ। हमारा इरादा क्या है ये पूरे विस्तार से आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले क्रिमिनल कानून से आजाद गवर्नर पद पर विराजमान सीवी आनंद बोस का क्या कहना है, हम आपको वो सुनवाते हैं। Of the Raj Bhavan staff, I welcome all the generous allegations and the frequent innuendos passed on me by some political forces. I understand, my friends, there is more in the offing. But one thing is clear. None of the absurd dramas is going to deter me from my determined efforts to expose corruption and curb violence. Character assassination is a last resort of a failing malevolence. Those who engineer these filthy narratives are totally moribund character. Now, I have information, this is very important. Now I have information, my very dear friends, that a more sinister plot has been hatched in the Raj Bhavan. We know the characters chosen for this. Beware. Bring out all the weapons from your armory. Use it against me. I'm willing. I'm prepared. Sorry, my detractors. I have learned the lessons to fight, not flight. Waiting for the next grenade and your hidden bullets. Yes, with great expectations. Please fire. I'm willing to receive it. I'm only assuring my brothers and sisters of Bengal
এই লড়াই আমি লড়ব, এই লড়াই আমি লড়ব। वैसे 99% क्रिमिनल केस में होता यही है कि आरोपी अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार करते हैं। राज्यपाल ने भी अस्थायी कर्मचारी के आरोपों को इंजीनियर्ड नैरेटिव बताया, यानी बेबुनियाद। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इन आरोपों का मुंह संदेश खाली की तरफ मोड़ दिया। चाकरी को तो विवेक से दे। वह राजभवन में नौकरी करती है। राज्यपाल ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, मेरे पास एक नहीं हजारों ऐसी घटना आई हैं, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन ये घटना मेरे लिए हृदय विदारक है। राज्यपाल ने अपने यहाँ काम करने वाली युवती के साथ एक नहीं 2 बार यौन उत्पीड़न किया है। मैंने उसका रोना देखा है, मेरे पास उसका वीडियो आया। कल युवती ने बाहर निकलने के दौरान रोते हुए कहा है कि अब मैं राजभवन में नौकरी करने नहीं जाऊंगी। राजभवन में जिस महिला के साथ छेड़छाड़ हुई उसके लिए मेरा दिल रोता है। ये शर्म की बात है। बंगाल के राज्यपाल ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्हें राज्य की महिलाओं के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। संदेश खाली पर बात करने से पहले बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि राज्यपाल ने राजभवन में काम करने वाली महिला के साथ ऐसा क्यों किया। ममता बनर्जी की टाइमिंग अच्छी है। संदेश खाली और शाहजहां शेख उनकी सरकार पर सबसे बड़ा और गंभीर आरोप है। महिला वोट की ताकत को कमजोर करता है ये आरोप। तो क्या इसीलिए ममता बनर्जी ने राजभवन मॉलेस्टेशन आरोप को संदेश खाली के बगल में खड़ा कर दिया? क्या वो बीजेपी को डिफेंसिव करना चाहती हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है? वैसे पटियाल यहां पर एक और टाइमिंग का जिक्र भी करना चाहता है और वो ये है कि राज्यपाल पर आरोप तब लगे हैं जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले थे। महिला की शिकायत उसी थाने रात पहुंचाई गई जिस रात पीएम मोदी को पश्चिम बंगाल के राजभवन में रात रुकना था। फिलहाल पॉलिटिक्स और बड़े लोगों की बातें छोड़ते हैं, पहले उस अस्थायी महिला कर्मचारी की बात करते हैं जिसके आरोप को संविधान की ताकत ने गायब कर दिया है और पटियाल इस पर सवाल खड़े कर रहा है। कह रहा है कि देश में किसी को ऐसी सुरक्षा क्यों मिलनी चाहिए जो वारदात या घटना का फर्क मिटा दे और उसके वजूद को ही मिटाने पर आ जाए। अपनी बात को और अच्छी तरह से समझाने के लिए अब पटियाल आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता है, जरा इन पर गौर कीजिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन सीट से सांसद हैं। रेवन्ना पर 2 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। केस दर्ज हो चुका है, कानूनी कार्रवाई चल भी रही है। दूसरे सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख। कुछ महीने पहले महिला पहलवानों ने सांसद पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मामला कोर्ट में है, जांच भी चल रही है। कानून बनाने वाले, संविधान में बदलाव की शक्ति रखने वाले अगर इस पर क्रिमिनल आरोप लगाते हैं तो एक्शन होता है। तीसरी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बीएस बोस की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। राज्य में केंद्र की ओर से संविधान के संरक्षक हैं, उन पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ क्योंकि इम्यूनिटी की गारंटी मिली हुई है। संविधान का वो कौन सा खंड है जो राज्यपाल को ऐसी शक्तियां देता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आरोपों में घिरे राज्यपाल पर गरमाई सियासत का ट्रेलर दिखाता हूं। जो हमारी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, उन सब माताओं बहनों को सर झुकाकर मेरा प्रणाम। संविधान के आप मत उसके भरोसे मत रहिएगा। एक न एक दिन आप इस चेयर के बाहर रहेंगे। ये अपराध आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बंगाल की जनता आपको बहिष्कार करेगी। सब महिलाएं जो हैं एकजुट होकर बहिष्कार करेंगे। वो क्या बहिष्कार करेंगे? যে রাজ্যপাল নাকি বলেন তিনি পিস রুম করছেন, সকলের অভিযোগ শুনবেন, সেই অভিযোগের নিষ্পত্তিও করবেন। রাজ্যপাল তিনি নারীর অপমান করছেন, অসম্মান করছেন। क्या मोदी जी राज्यपाल से सफाई मांगेंगे? क्या मोदी जी पूछेंगे कि इस तरह की घटना कैसे घटी राजभवन में? टीएमसी की ये पॉलिटिक्स है, ये कितना नीचे जाएंगे मुझे मालूम नहीं।
राजनीति अच्छी चीज है, लेकिन उसके नीचे जरूरी चीजें दबनी नहीं चाहिए। हम इसका पूरा ख्याल रखते हैं। इसीलिए अब आपको संविधान का वो पन्ना दिखाऊंगा जिसमें राज्यपाल को क्रिमिनल कानून से आजादी दी गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को खास शक्तियां मिली हुई हैं। आर्टिकल 361 का खंड क यह साफ करता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग या अभ्यास में उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए वो किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। आर्टिकल 361 का खंड ख यह कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। आर्टिकल का खंड ग यह कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं की जाएगी। एक और अहम बात है यहां पर जो आर्टिकल 361 के खंड घ में साफ होती है। कोई भी नागरिक कार्रवाई जिसमें राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ राहत का दावा किया जाता है, उनकी व्यक्तिगत क्षमता में उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में किसी भी अदालत में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू नहीं की जाएगी। ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो 361 के तहत इन अति विशिष्ट व्यक्तियों को मिली हुई हैं। राज्यपाल के लिए एक देश में दो कानून आखिर क्यों? संविधान की इस थ्योरी से पटियाल हैरान है। मेरा मानना है कि आपराधिक मामलों में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, चाहे संविधान निर्माता हो या फिर संविधान के संरक्षक। कानून तोड़ने पर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, एक जैसी कार्रवाई ही होनी चाहिए, या फिर सरकारों को यह गारंटी देनी चाहिए कि गवर्नर जैसे सम्मानित पद पर बैठे लोग कानून नहीं तोड़ेंगे। एक संवैधानिक पोस्ट है और कोई भी गवर्नर किसी भी स्टेट का जब तक संविधान के हिसाब से अपनी पोस्ट पर नियुक्त हैं तब तक आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो किसी भी एलिगेशन लगने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दें या सीज टू बी इन ऑफिस हो जाएं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया जा सकता है। जब तक आप पद पर संवैधानिक पद पर एज ए गवर्नर बने हुए जब तक आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं चल सकता। बट आइदर यू रिजाइन फ्रॉम दैट पोस्ट, या तो आप उस पद से रिजाइन कर देते हैं या फिर आपका टेन्योर खत्म हो जाता है, उसके बाद ये प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन जब तक आप संवैधानिक पद पर हैं तब तक आपके खिलाफ ना तो कोई कंप्लेंट फाइल हो सकती है, ना आपका नाम का जिक्र उसमें किया जा सकता है, और ना आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ किया गया है कि और किया जाता है, वो टोटली गलत है, वो नहीं हो सकता। हो सकता है कि अब आपके मन में एक सवाल हो और वो ये हो कि राज्यपाल के खिलाफ इस अस्थायी महिला कर्मचारी की शिकायत का तब क्या होगा जब राज्यपाल अपने पद पर नहीं रहेंगे। आरोप मिट जाएगा या राज्यपाल के पद पर रहने तक सस्पेंड रहेगा। कोई भी आदमी संविधान से या कानून से सर्वोपरि नहीं है, चाहे वो किसी भी उच्च पद पर हो। लेकिन क्योंकि संविधान की धारा 361 में ये दोनों पदाधिकारी संवैधानिक पद पर जो आसीन लोग हैं वो उनको इम्यूनिटी है, उन पर उनके पद पर रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जो ही वो पद से हट जाते हैं तो वही क्रिमिनल केस जो उस दौरान अगर कोई है उनके खिलाफ तो उन पर कार्रवाई उसके पद के हटने के बाद हो जाती है। वो एक सामान्य नागरिक की तरह से रहेंगे और सामान्य नागरिक की तरह उसमें उस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी। तो हमारी मूल धारणा जो है कानून की वो कि सबके लिए बराबर है, वो उससे साबित हो जाती है। पटियाल की मांग पर देश के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय का क्या कहना है, अब वो भी सुन लीजिए आप। के पीछे जरूर दूसरा शक्ति है, और वो शक्ति कौन हो सकता है? जो अभी जिसका अभी पीठ दीवार पर सट गया, जो पीठ बैक्स टू द वॉल, यानी तृणमूल कांग्रेस। आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुई जिसमें ये टेस्टेड हुई। 361 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में टेस्टेड हुई। तो प्लेन रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो समझ में आता है उसे यही हुआ कि राज्यपाल इज कंप्लीटली इनवल्नरेबल, उनको कोई टच नहीं कर सकता। ये एक पहलू है। जो संविधान हमारे प्रणेता जो थे, जो संविधान तैयार किए थे, उसके कल्पना में भी कहीं नहीं था कि राज्यपाल
में जिस आदमी को नियुक्त किया जाएगा वो किसी को कत्ल करेगा या किसी को बलात्कार करेगा या किसी को छेड़छाड़ करेगा, ये कल्पना भी नहीं है कि नहीं किया जाता है, और ऐसा केस अभी तक हुआ भी नहीं। देश में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और पटियाल का मानना है कि संविधान में भी यह बदलाव होना चाहिए। पद की वजह से जो काम किए जाते हैं उसके अलावा अगर कोई क्रिमिनल आरोप लगता है तो उसमें कानून से आजादी नहीं मिलनी चाहिए। पटियाल ने थोड़ी देर पहले आपको महिला अपराध के आरोपों में घिरे जो 3 चेहरे दिखाए थे, उनमें से एक तस्वीर सांसद प्रज्वल रेवन्ना की भी थी, जो कर्नाटक से हासन सीट से लोकसभा के सांसद हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते भी हैं, कर्नाटक के पूर्व सीएम के भतीजे हैं और कर्नाटक के ही पूर्व मंत्री के बेटे हैं। इतने कद्दावर राजनीतिक परिवार के युवक पर गंभीर आरोप लगे। घर में काम करने वाली महिला ने रेप का आरोप लगाया, दावा किया कि वो 1000 महिलाओं के साथ रेवन्ना के अश्लील वीडियो है। शिकायत हो गई, जांच बैठ गई, फिर भी आरोपी प्रज्वल रेवन्ना आराम से विदेश चला गया, क्योंकि सांसद होने के नाते प्रज्वल को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हासिल था। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, यह आम पासपोर्ट से कैसे अलग होता है, पटियाल आपको इस स्पेशल पासपोर्ट की पूरी डिटेल देगा। लेकिन पहले प्रज्वल के देश छोड़ने जाने से बाद इस मामले में अब तक के हुए 5 अहम अपडेट जान लीजिए आप। रेवन्ना पर एक और महिला ने रेप का आरोप लगाया है। अश्लील वीडियो की पेन ड्राइव लीक करने वाला रेवन्ना का पुराना ड्राइवर बताया जा रहा है। ड्राइवर का आरोप, पेन ड्राइव उसने एक बीजेपी नेता को दी थी, लेकिन बीजेपी नेता का इस आरोप से इनकार। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने विदेश जाने की जानकारी उनको नहीं दी थी। टेप स्कैंडल जांच के लिए बनी एसआईटी ने रेवन्ना को पेश होने का नोटिस जारी किया है। रेवन्ना ने जवाब के लिए 7 दिन का वक्त मांगा है। एफआईआर के बाद प्रज्वल रेवन्ना का लुकआउट सर्कुलर एसआईटी की तरफ से जारी कर दिया गया है। विजिट के लिए ना कि हमसे मांगा गया और ना हमने कोई इशू किया है। वीज़ा नोट भी हम लोगों ने नहीं दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं उनको जर्मनी के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता है। मोदी जी की गारंटी, मैस रेपिस्ट को वो हिंदुस्तान से भागने देंगे। 400 महिलाओं का रेप किया, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उसको जर्मनी जाने से नहीं रोका। एसआईटी रिपोर्ट देना, जस्टिस को रिपोर्ट देना, निष्पक्षपात रूप में इंक्वायरी करना। अब पटियाल आपको बताएगा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, जिसके सहारे आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना देश से बाहर चला गया। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आम पासपोर्ट से अलग होता है और इसमें 28 पेज होते हैं और इसका कवर मरून रंग का होता है। आम पासपोर्ट की वैधता 10 साल की होती है, जबकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट 5 साल तक वैध होता है। ओहदे के मुताबिक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की वैधता बढ़ाई जाती है। विदेश मंत्रालय के आईएफएस ऑफिसर, ज्वाइंट सेक्रेटरीज और उनके साथ जाने वाले आश्रितों के अलावा सांसदों को भी यह पासपोर्ट दिया जाता है। इसका इस्तेमाल ऑफिशियल और निजी विदेश यात्रा के लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर यात्रा से पहले सांसदों को विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। विदेश मंत्रालय यात्रा से पहले वीजा नोट जारी करता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर ज्यादातर देशों के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है। एयरपोर्ट में बिना कतार के इमिग्रेशन होता है। यही पासपोर्ट विदेश में अफसरों और सांसदों का ऑफिशियल आईडी भी होता है। विदेश में किसी मामले में फंसने पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारक पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कितना स्ट्रांग होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की ताकत पर पटियाल ने भारत के प्रमुख डिप्लोमेट और कई देशों में राजदूत रहे अशोक सज्जनहार से बात की है, आप भी सुनिए। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लोकसभा में, राज्यसभा में, और कुछ और कैटेगरीज होती हैं जैसे जस्टिसेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह, उन सबको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं या हाई कोर्ट जजेस हैं, अगर वो अपनी प्राइवेट विजिट पर भी जाते हैं तो उनको कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
इसका कोई नाजायज़ फ़ायदा कोई कैसे उठा सकता है? नहीं, ये बड़े रिस्पॉन्सिबल लोगों को दिए जाते हैं। उनका जो पूरा पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह करके, सब कुछ करके, जब सभी कुछ मिलता है, जो उनमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, तभी उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, वहाँ पर अगर आपने जाना है तो आपको कोई वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक नोट लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा वहाँ पर जा सकते हैं बिना वीज़ा के। तो ऐसे कुछ देश हैं जिनके साथ हमने ऐसी संधियाँ, ऐसे अग्रीमेंट्स साइन किए हैं, और कुछ देश हैं जो कि उसमें हम जा सकते हैं, और कुछ देश हैं जिसमें कि हमको वीज़ा लेने की, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर भी वीज़ा लेने की आवश्यकता होती है। अब सवाल यह है कि रेप जैसे संगीन आरोप अगर प्रज्वल रेवन्ना फिर सांसद चुन लिया गया तो क्या उसके नाम पर फिर से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी हो जाएगा? क्या सांसद बनते ही पासपोर्ट का रंग और स्टेटस बदल जाता है? ये सवाल पटियाल ने भारत के विदेश मंत्रालय से पूछवाए हैं। उनका क्या जवाब है, जान लीजिए। देखिए, जहां तक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रिवोक या रद्द करने की बात है, किसी भी व्यक्ति का, वो पासपोर्ट एक्ट जो हमारा है 1967 का, उसके तहत होता है। और उसके तहत आप देखेंगे उसमें जो प्रोविजंस हैं, उसमें डायरेक्शन आना चाहिए कोर्ट से, है ना, तब जाके वो रद्द होता है। तो अभी फिलहाल हमारे पास कोई इस प्रकार का डायरेक्शन किसी कोर्ट से नहीं आया है। जो राजनीतिक क्लियरेंस लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इस ट्रैवल के लिए, इस विजिट के लिए, ना कि हमसे मांगा गया और ना हमने कोई इशू किया है। अब पटियाल एक अखिल भारतीय समस्या का परीक्षण करेगा। पटियाल सवाल पूछना चाहता है कि स्थायी काम के लिए देश में अस्थायी नौकरी क्यों दी जाती है? जो काम हमेशा होना चाहिए उसके लिए संविदा में कर्मचारी क्यों रखे जाते हैं? आपको बताऊंगा कि देश के स्थायी विकास की दौड़ में कितने अस्थायी नौकर दौड़ रहे हैं और उनकी पीड़ा है क्या। लेकिन इसकी शुरुआत दिल्ली से करूंगा, जहां रोज कई नौकरियों में छंटनी हो रही है। दरअसल दिल्ली में एलजी और सरकार की लड़ाई का नया चैप्टर शुरू हो गया है। एलजी वीके सक्सेना ने अपनी सर्व शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली महिला और बाल विकास विभाग के 52 संविदा कर्मचारियों को फायर कर दिया है, मतलब नौकरी से निकाल दिया है। जिसके बाद देश में नई बहस शुरू हो गई है कि दिल्ली में संविदा कर्मचारियों वाला खेल आखिर कितना बड़ा है। पटियाल ने दिल्ली के हर उस विभाग का परीक्षण किया है जहां पहले लोगों को संविदा पर हायर किया गया, लेकिन अब उन्हें फायर किया जा रहा है। मसला लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, इसलिए देश को उन आरोपों का सच भी पता लगना चाहिए जिनमें दावा यह किया जा रहा है कि दिल्ली में सैलरी तो सरकारी थी, लेकिन काम पार्टी का करवाया जा रहा था। पटियाल का परीक्षण सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, इसलिए स्थायी विकास के अस्थायी नौकरी की देशव्यापी पिक्चर भी आपको आज दिखानी बहुत जरूरी हो गई। महिला आयोग जैसी संस्था जो परेशान महिलाओं के लिए, वायलेंस की विक्टिम महिलाओं के लिए काम करती है, उस डीसीडब्ल्यू को बंद करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी महिलाओं को नौकरी से हटाया। तो मैं आपको सीधे सीधे चेतावनी देती हूँ, दिल्ली महिला आयोग की तरफ अपनी बुरी दृष्टि मत रखिए। दिल्ली महिला आयोग को स्टाफ दीजिए, दिल्ली महिला आयोग को फंड्स दीजिए। पूरे देश में सबसे बेहतरीन तरीके से अगर महिला आयोग कहीं काम कर रहा है तो दिल्ली में काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है एलजी साहब को, हमारे प्रधानमंत्री जी को,
कि बताओ दिल्ली में महिला आयोग है और वो महिला आयोग अच्छे ढंग से काम करेगा, इसलिए यह कार्रवाई की गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को संविदा पर अलग अलग विभागों में रखा गया। आरोप लगा कि इन लोगों को सैलरी सरकारी खजाने से मिलती है, लेकिन काम आम आदमी पार्टी का करवाया जाता है। साल 2020 से 2023 तक दिल्ली में 400 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति फेलो, सलाहकार, सीनियर रिसर्चर और कंसल्टेंट के तौर पर कर दी गई। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पिछले साल आदेश जारी कर इन सभी को नौकरी से हटा दिया। दिल्ली सरकार पर नियुक्ति में पारदर्शिता, आरक्षण नीति का पालन न करने और उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं होने के आरोप लगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा, फेलो विधानसभा के अधीन काम नहीं कर रहे, यानी ये एलजी के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है, इसे विधानसभा ही देख सकती है। दिल्ली में 10,792 सिविल डिफेंस वॉलंटियर भर्ती किए गए थे। इनमें से 8,574 वॉलंटियर्स को बस मार्शल के तौर पर तैनात किया गया था। दिल्ली में रेवेन्यू, एमसीडी, एनवायरमेंट, फूड सप्लाई विभाग में भी वॉलंटियर्स की तैनाती की गई थी। दिल्ली के एलजी के वॉलंटियर्स के नियमों के विरुद्ध काम करने के लिए सभी को बर्खास्त करने का आदेश दिया। हालांकि वॉलंटियर्स को यह आश्वासन दिया गया कि हमले और आपदा की स्थिति में उनसे काम लिया जा सकता है। ये वो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हमने आपको सरकार और एलजी के झगड़े की बताई, जिसमें संविदा कर्मचारियों पर आफत आई। दिल्ली में संविदा कर्मचारियों का हाल तो आपने ये देख लिया, अब आपको देश के बाकी राज्यों की स्थिति भी दिखानी बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 1,42,000 शिक्षा मित्र संविदा कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ में 7 लाख, गुजरात में 61,560 संविदा कर्मचारी हैं। राजस्थान में भी 1,10,279 लोग संविदा पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1,50,000 संविदा कर्मचारी हैं। एमपी में 70,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर भी हैं। आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा दिखाना है। साल 2022 के एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2,49,987 कारखानों में 1,26,00,000 कर्मचारी काम करते हैं और इनमें से 54 लाख कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ये मोटी मोटी पिक्चर संविदा कर्मचारियों की हमने सरकारी प्राइवेट तमाम विभागों से आपको दिखा दी। अब देश में स्थायी अस्थायी नौकरी की ऑल इंडिया रिपोर्ट पर गौर कीजिए। देश में साल 2017 में 11,10,603 संविदा कर्मचारी थे, जो साल 2018 में बढ़कर 11,78,878 हो गए। साल 2019 में केंद्रीय संविदा कर्मचारियों की संख्या में बड़ा जंप लगा और देश में संविदा कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई? 13,64,377। 2020 में संविदा कर्मचारियों की संख्या घटकर 13,24,874 रह गई। लेकिन सबसे बड़ा जंप 2021 में देखा गया। इस दौरान संविदा कर्मचारियों की संख्या 24,30,000 से ज्यादा हुई। अगर केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारियों की बात करें तो यह संख्या 30,64,000 है। अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की बात करें तो इसमें 10,88,000 परमानेंट कर्मचारी हैं, वहीं 3,38,000 संविदा कर्मचारी हैं। क्या स्थायी सेवा के लिए अस्थायी नौकरी होनी चाहिए? क्या सरकार अस्थायी पद की सेवा बार बार बढ़ाकर नौकरी के नेचुरल राइट के खिलाफ काम करती है? गलत तरीके से भर्ती के आरोप अगर सरकार पर हो तो दोषी सरकार और सिस्टम होना चाहिए, या फिर केवल कर्मचारी पर यह जिम्मेदारी डाल दी जाए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पटियाल ने सर्विस मैटर के वकील से बात की है। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। एक पोजीशन जब कभी खाली होती है तो उसमें पूरा जो प्रोसेस रिक्रूटमेंट का होता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कभी कभी एडहॉक बेसिस पे लोगों को रख लिया जाता है, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है एडवर्टाइज किया जाएगा, उसके बाद एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल विल अप्लाई, उसके बाद उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर सेकंड थर्ड लेवल तक एक प्रोसेस पूरा बनाया हुआ है। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट कभी कभी टू मेक इट ईजियर फॉर देम टू हैव मोर मैन पावर, वो एडहॉक बेसिस पे ले तो लेते हैं लोगों को, बट वो परमानेंट पोजीशंस के अगेंस्ट में कभी परमानेंट किए नहीं जा सकते। फाइनल सफरर जो होता है वो तो एम्प्लॉय ही होता है। बट सरकार की तरफ से हमेशा ये ज़रूर रहता है कि क्योंकि वो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के हिसाब से सारी कंप्लायंसेस करके चलते हैं, तो वो वेतन तो लगातार देते रहते हैं। किसी का टीएडीए बनता है तो वो भी मिलता है, या कोई अलाउंसेस और होती हैं उस पोजीशन पे जो एडहॉक्स के लिए अलाउड हों, वो भी मिलती रहती हैं। पर फाइनली अगर
उस पोजीशन के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट शुरू होती है तो ये ज़रूर होता है कि जो एडहॉक बेसिस पे दाखिल किए गए होते हैं लोग, उन्हें निकाल दिया जाता है एडहॉक प्रोसीजर से ही। अंत में नुकसान अस्थायी कर्मचारी का ही होता है। जब तक उसकी जरूरत होती है तब तक वेतन दिया जाता है और जब काम लिया जाता है, लेकिन जब सरकार को किसी विभाग में परमानेंट कर्मचारी हायर करने का मन बनता है तो अस्थायी कर्मचारी को फायर कर दिया जाता है, बिना उसकी उम्र और घर की जरूरतों को जाने। हो सकता है सरकार के पास बजट, पॉलिसी और नियम कायदों का बहाना हो, लेकिन फिर भी अस्थायी कर्मचारी की समस्याओं का समाधान तो सरकार को ही करना चाहिए। बेबी फूड के डेंजर शुगर के खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट की खबर ने अपना असर दिखाया है। क्या असर हुआ है? FSSAI ने राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग को अपना जवाब सौंप दिया है। बच्चों के खाने में एडेड शुगर पर 25 पन्ने का जवाब दिया गया है। राष्ट्रीय बाल आयोग FSSAI की रिपोर्ट पढ़ने के बाद जवाब देगा। FSSAI को 7 दिन में जवाब देना था, लेकिन उसने 16 दिन में जवाब दिया। पब्लिक इंटरेस्ट को मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में अभी भी कई अहम मुद्दों पर FSSAI ने जांच के बाद ही जवाब देने की बात कही है। अब आप इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग के प्रमुख प्रियंक कानूनगो को सुनिए। क्या कुछ उनको FSSAI की रिपोर्ट में पता चला है, उसकी जानकारी वो दे रहे हैं। FSSAI ने एक प्रिलिमिनरी रिस्पांस दिया है और उन्होंने हमको बताया है कि वो समय समय पे इंस्पेक्शंस करते हैं, समय समय पे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करते हैं और इसके माध्यम से वो इन प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने हमको भारत के मानकों की प्रति भी भेजी है। उन्होंने हमें भारत में बेबी इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं उनकी सूची भी भेजी है। अब हम इनकी प्रोडक्ट्स के साथ इनका मिलान करेंगे, स्टैंडर्ड्स के साथ प्रोडक्ट्स का मिलान करेंगे और अपनी इंक्वायरी को आगे इस दिशा में अब बढ़ाएंगे। जब तक हम डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज नहीं कर लेते, इस पर कुछ भी टिप्पणी करना इस समय ठीक नहीं है। एक आध हफ्ते का समय दीजिए, एक बार हम इसको एनालाइज कर लें। हमारी जो रिकमेंडेशन सरकार की तरफ जाएंगी वो निश्चित रूप से हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल दर्शकों को बताना चाहता है कि बेबी फूड में दुनिया भर के मानक तय हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह साफ कह रखा है कि बेबी फूड में ऊपर से शुगर नहीं डाली जाएगी, मतलब नो एडिड शुगर। पटियाल ने सबसे पहले 18 अप्रैल 2024 को बताया था कि नेस्ले के बेबी फूड सेरेलैक में विश्व मानक से ज्यादा एडिड शुगर है। इसके बाद हमारी संवाददाता ने सेरेलैक के अलावा 10 से ज्यादा बेबी फूड की जांच की तो यह भी पाया था कि इसमें विश्व मानक से ज्यादा एडिड शुगर है। इसके अलावा भी कई और नियमों का उल्लंघन वहां किया जा रहा था, जैसे बच्चों के खाने का प्रचार नहीं होना चाहिए, लेकिन दुनिया की नामचीन कंपनियां बेबी फूड का प्रचार खूब धड़ल्ले से करती हैं। नेस्ले विदेश के कई मुल्कों में बिना एडिड शुगर के सेरेलैक बेच रहा है, लेकिन भारत में एडिड शुगर के साथ हमने इस पर नेस्ले से भी बात की तो उनका कहना था कि हमारा काम नियमों के मुताबिक है। हमने जो जवाब आपको दिखाया वो भी उनके मुताबिक उन मानकों के तहत ही काम करते हैं। हमने आज भी रिपोर्ट दिखाने से पहले नेस्ले के आगे अपनी बात रखी, जो आपको आगे बताई जाएगी कि आखिरकार क्या उसमें हुआ। लेकिन यहां पटियाल एक बात कहना चाहता है और वो ये है कि देश में खाने की शुद्धता की गारंटी देने वाली संस्था FSSAI का रवैया बहुत एरोगेंट है। वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देते, उनके नियम भी बहुत सीमित हैं। कुछ दिन पहले हेल्थ ड्रिंक्स पर जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या बॉर्नवीटा हेल्थ ड्रिंक है, तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। तब हमने पूछा कि देश में इतने साल से बॉर्नवीटा किस तरह से बिक रहा है, कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी बेबी फूड पर कुछ सवाल हैं जो हम FSSAI से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। क्या FSSAI ने बेबी फूड सेफ्टी को लेकर कोई नियम बनाए हैं कि कैसा फूड होना चाहिए? ये नेस्ले कंपनी के बेबी फूड में शुगर की ज्यादा मात्रा पर FSSAI क्या कर रहा है? अगर मापदंड तय हैं तो बेबी फूड में कंपनियां कितना एडिड शुगर करती हैं? लेकिन FSSAI का रुख आप हमारी रिपोर्ट मेघा से सुनिए, क्योंकि यही वो रिपोर्टर है जो लगातार इस केस को फॉलो कर रही है और अपनी स्टोरी हमें लाकर देती है और सारी जानकारी आप तक भी पहुंचाती है।
3 अहम सवाल जिनके जवाब एबीपी न्यूज़ को चाहिए थे, उनके जवाब मिल गए हैं। पहला कि क्या भारत में छोटे बच्चों के खाने के लिए कोई मापदंड है, शुगर और दूसरे जो प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। जवाब एनसीपीसीआर को मिला है कि हाँ, फसाई के पास नॉर्म्स है, मापदंड है। दूसरा कि क्या इन चीज़ों का जो ज़्यादा शुगर मिलाया जा रहा है इसकी जांच पड़ताल हो रही है, जिस पर फसाई ने कहा है कि ये जांच का विषय है और हम जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बच्चों के लिए खास कर लाते हैं उसका जांच पड़ताल करते हैं, हम हालांकि इसमें फिर से जांच पड़ताल करेंगे। और तीसरा, एबीपी न्यूज़ ने पूछा था कि आखिर कौन कौन सी टीम है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो इसको बेचते हैं और क्या शुगर की मात्रा है, जिसके बाद फसाई ने इस पर भी जवाब दिया है और तकरीबन 1015 मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट जो है वो एनसीपीसीआर को भेजी है। हालांकि अभी पूरा डिटेल में क्या जवाब आया है ये जानने के लिए कुछ वक्त और लगेगा, क्योंकि अभी उसको पढ़ना बाकी है, एक मोटी पूरी फाइल भेजी गई है, उस पर रिसर्च करना बाकी है और एनसीपीसीआर रिसर्च करने के बाद फिर से फसाई को अपने सवाल भेजेगा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को वाराणसी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। काशी में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। 13 मई को प्रधानमंत्री वाराणसी आएंगे। पीएम मोदी करीब 4 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो से छेड़छाड़ करने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका नाम अरुण रेड्डी है। ये स्पिरिट ऑफ कांग्रेस के नाम से अकाउंट चला रहा था। अरुण तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग में काम करता है। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। स्वामी प्रसाद मौर्य एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर उनके दर्शकों ने जूता फेंकने वाले की धुनाई भी कर दी। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे 20 मई के बाद घोषित किए जाएंगे। इस साल करीब 39 लाख छात्राओं ने परीक्षाएं दी थी।